जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। क्रांति यूट्यूब बैच 2.0 जहां पर हम आपको पढ़ा रहे हैं पूरा प्रीलिम्स 2026 फ्री ऑफ कॉस्ट, यहीं पर हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, अगर आप नए हैं ना इस पूरे चैनल पर और इस पूरी सीरीज में, तो एक दफा स्क्रीन पे पॉज करके ये 6 पॉइंट आप पढ़ लोगे तो आपके दिमाग से हर संकोच दूर हो जाएगा। इस सीरीज में फिलहाल मैं आपको पढ़ा रहा हूं पॉलिटी, जिसमें ये लेक्चर नंबर है 15। और मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि अगर आप गलती से भी इस लेक्चर पर आ गए हैं और आपने पिछला लेक्चर 14 नहीं देखा, तो बिल्कुल इस लेक्चर को प्ले मत करिएगा, क्योंकि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, या हो सकता है बहुत कम समझ में आए, क्योंकि इस लेक्चर की जो नींव है, इस लेक्चर को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट, तरीके, वो सब हमने लेक्चर 14 के अंदर उसका बेस रख दिया है। तो कृपया करके उस लेक्चर को आप देख के आएंगे तो आप एकदम सॉलिड निचोड़ इस लेक्चर का निकाल पाएंगे। और आप में से जितने भी लेक्चर 14 देख के आए हैं, तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहां पर देखिए आज क्या टॉपिक है हमारे सामने। आज हमको पढ़ना है संविधान में संशोधन करने का तरीका, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का तरीका। और इस टॉपिक को समझने के लिए व्यक्ति के दिमाग में बहुमत के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, जो संविधान में अलग अलग जगह लागू होती हैं, उनका तरीका पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, चूंकि हमने वो पढ़ लिया है तो सीधा सीधा हम इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज क्या लिखी हुई है कि किसी भी संविधान की तरह अगर आप भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन यानी कि अमेंडमेंट करना चाहते हो, तो आपको कुछ जरूरतों को और कुछ आवश्यकताओं को आपको पूरा करना पड़ेगा। सही बात है, कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। दोस्तों, हमारे संविधान के लिए कहा जाता है कि हमारा संविधान ना तो बहुत ज्यादा लचीला है और ना ही हमारा संविधान बहुत ज्यादा कठोर है। यह दोनों चीजों का एक मिक्सचर है, एक संयोग है, एक ब्लेंड है। फिर दोस्तों क्या कहता है कि इस देश की संसद को, इस देश की पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की जो शक्ति है वो किस आर्टिकल से प्राप्त होती है। तो यहां पर साफ देखिए, आर्टिकल 368। याद रखिएगा, कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट को पावर देता है संशोधन करने की, अर्थात अमेंडमेंट करने की। तो दोस्तों याद रखिएगा, कौन सा आर्टिकल पावर दे रहा है। आर्टिकल 368 पावर दे रहा है। और ये आर्टिकल 368 कौन से भाग में लिखा हुआ है, तो भाग नंबर 20, भाग नंबर 20। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहां पर और क्या लिखा हुआ है। पार्लियामेंट जब भी संशोधन करती है तो संशोधन का मतलब क्या है, या तो वो कोई नई चीज को जोड़ सकते हैं जो पहले से संविधान में ना हो, उन्होंने कोई नई चीज जोड़ दी, इसको भी अमेंडमेंट कहते हैं। या फिर पहली किसी चीज में उन्होंने कुछ बदलाव कर दिया, मतलब ना तो जोड़ा ना तो घटाया, सिर्फ क्या कर दिए, चेंजेस कर दिए, बदलाव कर दिए, इसको भी अमेंडमेंट कहेंगे। या फिर संविधान में जो कुछ भी था उसको वहां से माइनस यानी कि हटा दिया गया। तो या तो आप संविधान में कुछ जोड़ो, वो भी अमेंडमेंट है, कुछ माइनस कर दो, वो भी अमेंडमेंट है, या सिर्फ कुछ बदलाव कर दो, वो भी अमेंडमेंट होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दोस्तों एक यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था, एक बार स्टेटमेंट के हिसाब से मैं आपके सामने जरा जिक्र कर दूं कि क्या अमेंडमेंट कभी भी कोई नेगेटिव चीज करने के लिए किया जाता है। तो जी नहीं, अमेंडमेंट शब्द जब भी आपके सामने आ गया तो बाय डिफॉल्ट उसका मतलब होता है कि हम संविधान में कुछ ना कुछ सुधार कर रहे हैं। बिकॉज जब भी पार्लियामेंट कोई अमेंडमेंट करती है तो इसी सोच और इसी मकसद के साथ करती है कि यह संशोधन अब आगे भविष्य में कुछ सुधार को लेके आएगा। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव तरीके से किया जाता है। दोस्तों, हमने फंडामेंटल राइट्स दबा के पढ़ा हुआ है, निचोड़ के, हमने डीपीएसपी खींच के पढ़ी हुई है, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज रगड़ के पढ़ी हुई है। तो हमसे बेहतर कौन जानता होगा कि यह सिर्फ एक केस नहीं, और इसके जैसे तमाम केस हम पढ़ चुके हैं आज के इस लेक्चर नंबर 15 से पहले। और केशवानंदा भारती केस के बारे में आप बहुत बखूबी जानते हो कि इस केस में 1973 के अंदर सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्सेप्ट चालू किया था, जिसका मतलब था मौलिक संरचना, या फिर कहें कि मूल संरचना, अंग्रेजी में कहें तो बेसिक स्ट्रक्चर। यानी कि ये
कॉन्स्टिट्यूशन की वो चीजें हैं जिसमें पार्लियामेंट संशोधन नहीं कर सकती। तो यही पॉइंट कहा गया है कि संसद जिस प्रकार का अमेंडमेंट चाहे कर सकती है, बस उसको इस बात का ध्यान रखना है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ना नहीं है साहब। अब उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि संशोधन करने की आखिर प्रक्रिया है क्या साहब, तो वो समझ लो आप, है ना। देखिए, मैं अभी आर्टिकल भी क्लियर करूंगा कि कौन से आर्टिकल के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है, ठीक है, समझना मेरी बात को। आप अभी बताऊंगा, उसकी बारीकियों को हमको जानना है। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अगर आपको किसी भी संशोधन की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले उसके लिए आपको बिल पेश करना पड़ेगा। आप में से जो दोस्त नहीं जानते कि बिल क्या होता है, दोस्तों बिल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, बिल को हिंदी में कहते हैं हम लोग विधेयक, ठीक है। जब कोई बिल लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पास कर दिया जाता है और उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाते हैं, तब वो बिल एक एक्ट बन जाता है, यानी कि हिंदी में कहते हैं अधिनियम बन जाता है। समझ में आई बात। तो अधिनियम को ही तो हम फॉलो करते हैं, बिल को फॉलो थोड़ी ना करते। इस देश की जनता किसे मानती है, अधिनियम को मानती है। कानून किसे मानता है, अधिनियम को मानता है, एक्ट को मानता है। तो सिर्फ बिल लाने से कुछ नहीं होगा, उसको एक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर मुझे किसी अमेंडमेंट की शुरुआत करनी है तो मैं पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में शुरू कर सकता हूं, चाहे तो लोकसभा या तो राज्यसभा। पहली चीज क्लियर हुई। उसके बाद जब भी बिल पेश किया जाता है लोकसभा में या राज्यसभा में अमेंडमेंट करने के लिए, तो उसके लिए हमको पहले से कोई पूर्व अनुमति, प्रायर परमिशन नहीं चाहिए होती। काय के लिए, किससे, प्रेसिडेंट से। अगर मैं संविधान में कुछ अमेंडमेंट करना चाहता हूं तो मुझे प्रेसिडेंट से कोई पूर्व अनुमति नहीं चाहिए, कोई प्रायर परमिशन नहीं चाहिए। मैं सिंपली लोकसभा राज्यसभा में उस अमेंडमेंट को शुरू कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, संशोधन करने का जो बिल है, जो विधेयक है, उसे कौन पेश करेगा? या तो एक मंत्री पेश कर सकता है या फिर एक प्राइवेट मेंबर यानी कि सामान्य सदस्य कर सकता है। अब मिनिस्टर समझो, एक बात समझ लेना, प्राइवेट मेंबर की परिभाषा समझ लो। पार्लियामेंट का हर मेंबर प्राइवेट मेंबर कहलाता है। संसद का सदस्य को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, सांसद, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अंग्रेजी में एमपी कह देते हैं। तो पार्लियामेंट में बैठा हर सांसद बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक प्राइवेट मेंबर होता है। पार्लियामेंट का हर मेंबर बाय डिफॉल्ट क्या है, पार्लियामेंट का हर मेंबर बाय डिफॉल्ट क्या है, प्राइवेट मेंबर। यहां पर प्राइवेट मेंबर का मतलब यह मत समझ लेना कि संसद के बाहर से कोई आ रहा है, जी नहीं। संसद में बैठे हर सांसद को बाय डिफॉल्ट क्या कहते हैं, प्राइवेट मेंबर, यानी कि सामान्य सदस्य या निजी सदस्य जो है कहा जाता है, ठीक है। लेकिन आपको यह पता है कि पार्लियामेंट में बैठा क्या हर सांसद मंत्री बनता है? जी नहीं। मंत्री केवल वही सांसद बनता है जो रूलिंग पार्टी का होता है। इनफैक्ट जो रूलिंग पार्टी होती है, जिसने चुनाव जीते हैं लोकसभा के, उसके भी सारे सांसद मंत्री नहीं बनते, क्योंकि मंत्री के पोस्ट काफी लिमिटेड होती हैं, 20, 25, 30, 40, और पार्टी के अंदर सांसद कई सारे होते हैं। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि हर मेंबर मंत्री नहीं बनता, हर एमपी है ना, हर सांसद मंत्री नहीं बनता, ठीक है। क्लियर हुआ। तो उदाहरण के लिए लोकसभा में वर्तमान में कितने सांसद हैं? लोकसभा में वर्तमान में 543 सांसद हैं। तो क्या होगा, इनमें से मान के चलो 43 लोगों को क्या बना दिया गया, मिनिस्टर। तो बाकी कितने बच गए? बाकी बच गए 500। तो इन 500 को क्या कहा जाएगा, प्राइवेट मेंबर। बात समझ में आ गई कौन होता है प्राइवेट मेंबर? दोस्तों, संशोधन की जो प्रक्रिया होती है, जब वो एक मंत्री पेश करना चाहे तो मंत्री भी पेश कर सकता है, और प्राइवेट मेंबर पेश करना चाहे तो प्राइवेट मेंबर भी पेश कर सकता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जिसकी सरकार चल रही है ना,
अक्सर वही लोग ही अमेंडमेंट करवाते हैं। जिसकी सरकार ही नहीं चल रही, जिसका जो चुनाव जीती नहीं पाई जो सरकार, क्या वो अमेंडमेंट करवा लेगी? नहीं करवा पाएगी। उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, उनके पास बड़ी संख्या में नेता ही नहीं है। अगर होते तो सरकार ही नहीं बना लेते। तो जिस पार्टी के पास बड़ी संख्या में नेता ही नहीं है तो अमेंडमेंट लाके भी क्या कर लेगी? पास तो करवा नहीं पाएंगे, बहुमत है ही नहीं उनके पास। तो जो रूलिंग पार्टी होती है ना, वही वही अमेंडमेंट लेके आती है। और जब भी कोई रूलिंग पार्टी अमेंडमेंट लेके आती है तो हमेशा वो अपने मंत्री से ही बिल पेश करवाती है। तो ज्यादातर जो आप संवैधानिक संशोधन विधेयक देखोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो वो अक्सर एक मंत्री ही पेश करता है। परंतु ऐसा नहीं लिखा कि मंत्री ही पेश करेगा, प्राइवेट मेंबर भी पेश कर सकता है। इससे ज्यादा डिटेल में भाई क्या ही समझाऊं, है सब कुछ तो बता दिया मैंने आपको। उसके बाद देखो, अब बिल मान के चलते हैं लोकसभा में आ चुका है और लोकसभा में एक मंत्री साहब ने बिल को पेश किया था। अब क्या होगा? अब मुझे स्पेशल मेजॉरिटी के तहत इस बिल को पास करवाना है। अब आपकी खोपड़ी यहां पर घूमेगी कि सर पिछले लेक्चर में हमने यहां पर कई प्रकार की स्पेशल मेजॉरिटी पढ़ी थी। खोपड़ी काम करेगी आपकी। एक हमने पढ़ी थी अनुच्छेद 249 के अनुसार, क्या यहां पर उसकी बात हो रही है? जी नहीं। एक हमने पढ़ी थी आर्टिकल 61 के अनुसार, क्या यहां पर उसकी बात हो रही है? जी नहीं। एक हमने पढ़ी थी आर्टिकल 368 के अनुसार, क्या यहां उसकी बात हो रही है? जी हां। एक हमने पढ़ी थी आर्टिकल 368 के साथ साथ 50% राज्यों का अप्रूवल, 50% राज्यों का अप्रूवल, 50% राज्यों की सहमति, क्या यहां पर उसकी बात हो रही है? तो जी हां, यहां पर उसकी बात हो रही है। यही खेल है पिछला लेक्चर पढ़ने का। तो इससे दोस्तों आपने क्या सीखा कि पिछले लेक्चर में हमने जितने भी प्रकार के बहुमत पढ़े, उनमें से जो आर्टिकल 368 और आर्टिकल 368 प्लस आधे राज्यों का अप्रूवल, ये दो वो तरीके हैं जिनसे आप संविधान में संशोधन कर सकते हो। एक तीसरा तरीका भी होता है, अभी आगे बताऊंगा, लेकिन आपके केवल पिछले लेक्चर से जितने भी आपने मेजॉरिटी पढ़ी, बहुमत के प्रकार पढ़े, उसमें से ये दो आपके काम आएंगे। इसलिए देखिए क्या क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है कि स्पेशल मेजॉरिटी से पास करवाना पड़ेगा। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती थी? आर्टिकल 368 के अनुसार याद करो, 2/3 सदस्यों का, कौन से सदस्य? प्रेजेंट और वोटिंग वाले। इसलिए मैंने कहा पिछला लेक्चर देख के नहीं आओगे, ये समझ में नहीं आएगा। आर्टिकल 368 क्या कहता था? 2/3 सदस्य का बहुमत। 2/3 कौन से वाले सदस्य? प्रेजेंट एंड वोटिंग वाले सदस्य। तो वो पॉइंट यहां पर आ गया। और फिर होता था प्लस लगा के कि कुल सदस्यता का, टोटल स्ट्रेंथ का 50% से ज्यादा मेजॉरिटी। तो यहां पर देखो लिखा है मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, कुल सदस्यों का बहुमत। तो यहां पर ये जो बाय डिफॉल्ट प्रोसीजर दोस्तों जो लिखा है, ये आर्टिकल 368 का लिखा है। और वही मैंने आपसे कहा कि चाहे तो ये और चाहे तो ये, दोनों में से कुछ भी यूज हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक को लेके अमेंडमेंट कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, तो एक बार लोकसभा ने ये स्पेशल मेजॉरिटी के तहत ये दोनों कॉम्बिनेशन हासिल अगर कर लिए, तो फिर उसके बाद क्या होगा? फिर ये बिल पहुंचेगा राज्यसभा में। राज्यसभा को भी यही दो कॉम्बिनेशन के साथ बहुमत हासिल करना पड़ेगा। जब दोनों हाउस स्पेशल मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे आर्टिकल 368 के अनुसार, तो फिर क्या होगा? वो जो बिल है वो किसके पास पहुंचेगा? अब वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा। लेकिन सुनो, उससे पहले भी दो सिचुएशन हो सकती हैं। मान के चलो लोकसभा ने कहा ना और राज्यसभा ने कहा हां। लोकसभा ने कहा हमें यह अमेंडमेंट नहीं करना है और राज्यसभा ने कहा कि जी हां, हमें संविधान में संशोधन करना है। तो उस परिस्थिति में क्या हो जाएगी? ज्वाइंट, मतलब मामला फंस जाएगा, डेडलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी मामला फंस जाता है तो हम संयुक्त बैठक करवाते हैं, ज्वाइंट सिटिंग, और उस ज्वाइंट सिटिंग के जो हेड होते हैं वो लोकसभा के स्पीकर होते हैं। परंतु जब भी मैं संविधान में संशोधन करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए कोई भी बिल पेश करता हूं और उस बिल के तहत अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में फैसला अटक गया, तो इस सिचुएशन में फिर कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है,
कोई भी संयुक्त बैठक नहीं होती है। वो जो बिल होता है उसको रद्द मान लिया जाता है, वो पास नहीं हो पाता। क्लियर हुई बात? तो संवैधानिक संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के दौरान अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई भी असहमति हो गई तो उस असहमति को, उस डिसएग्रीमेंट को सॉल्व करने के लिए हम दोनों हाउस की ज्वाइंट सिटिंग नहीं बिठा सकते। पहली चीज आपको यह याद रखनी है, ठीक है। अगर, अब मेरी बात सुन लो, मान के चलो कि मेरा जो मुद्दा है अमेंडमेंट करने का, वो एक ऐसा मुद्दा है जिससे मेरे राज्यों पर भी असर पड़ सकता है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऐसा कोई भी अमेंडमेंट करने वाले हो जिससे स्टेट्स के ऊपर, राज्यों के ऊपर असर पड़ेगा, तो फिर आप इसको फॉलो नहीं करोगे, आप इसके साथ साथ इस कंडीशन को भी फॉलो करोगे। तो वही लिखा हुआ है कि अगर आप ऐसा कोई संशोधन करना चाह रहे हो जो संविधान के संघीय प्रावधान यानी कि फेडरल प्रोविजन जानते हो, ऐसी कोई भी बात जो सेंट्रल और स्टेट दोनों पर असर डाले, तो अगर ऐसा कोई अमेंडमेंट आपका है तो एक बात याद रखना कि आपको आधे राज्यों की सहमति चाहिए, आपको आधे राज्यों का बहुमत चाहिए। वो भी कौन से टाइप वाला? सिंपल मेजॉरिटी वाला। अब आपको अगर नहीं पता कि साधारण बहुमत क्या होता है तो इसीलिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। तो मुझे आधे राज्यों से क्या चाहिए? मंजूरी। आधे राज्यों का क्या चाहिए? बहुमत चाहिए। और वो आधे राज्य जो बहुमत लेके आएंगे उनको किस टाइप का बहुमत लेके आना है अपने अपने राज्य में? उनको सिंपल मेजॉरिटी से, साधारण बहुमत से अपने अपने राज्यों में उनको बहुमत जो है लेके आना है। अगर आधे राज्य अपने अपने स्टेट्स में बहुमत लेके आ गए और उन्होंने हां या ना कह दिया तो उसी हिसाब से फैसला जो है, अंतिम फैसला आएगा, ठीक है। इसके बाद फाइनली जो बिल है दोस्तों वो किसके पास पहुंचेगा? वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा। प्रेसिडेंट के पास किसी भी बिल को लेके तीन ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो वो उसे अप्रूव कर सकते हैं, या फिर वो उसे मना कर सकते हैं, या फिर उसको पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में वापस भेज सकते हैं। लेकिन जब भी संविधान संशोधन के लिए कोई भी बिल प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है तो वो उसको ना तो मना कर सकते, ना वो उसको लौटा सकते। प्रेसिडेंट के पास एक ही ऑप्शन होता है उस बिल को अप्रूव करने का। यह संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फिर वो बन जाता है जैसे ही उसको प्रेसिडेंट का साइन मिलता है। इतना दोस्तों आप सभी को क्लियर हुआ पक्की तरीके से। अब उस चीज को मैं और पक्का कर देता हूं, उस चीज को हम और पक्का कर देते हैं। कैसे हम उस चीज को और पक्का करेंगे दोस्तों? ये देखिए कैसे हम उस चीज को और पक्का करेंगे। हम उसका फ्लो चार्ट समझेंगे, ठीक है। मेरे पास, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना था, संशोधन करना था, तो मेरे पास एक विधेयक था, ठीक है। मेरे पास एक विधेयक था, मैं इसे लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी लॉन्च कर सकता हूं। मान के चलो मैंने इसको लोकसभा में लॉन्च किया, तो लोकसभा में चाहे तो कोई मंत्री भी इसको लॉन्च कर सकता है, या फिर कोई प्राइवेट सदस्य भी इसको लॉन्च कर सकता है, यानी कि नॉर्मल कोई भी सांसद। जो भी इसको लॉन्च करेगा, फिर हमको या तो आर्टिकल 368 के अनुसार बहुमत चाहिए, या फिर आर्टिकल 368 प्लस 50% राज्य वाला अप्रूवल वाला बहुमत चाहिए, ठीक है। मान के चलो हमारी कंडीशन कुछ ऐसी बैठ रही है कि मैं संविधान में कुछ ऐसा बदलाव करना चाह रहा हूं जिसकी वजह से मेरे राज्यों पर भी असर पड़ रहा है, तो मैं सेकंड वाले तरीके को यूज करूंगा, जिसके तहत मैं आर्टिकल 368 के तहत पहले तो लोकसभा के अंदर 2/3 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, पहले वो वाला बहुमत हासिल करूंगा, फिर उसके बाद में कुल सदस्यता का, टोटल मेंबरशिप का बहुमत हासिल करूंगा। सिंपल, जो मतलब जो मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, कुल सदस्यता का बहुमत, मतलब वही 50% + 1 वाला, ठीक है। दोनों चीजें मैंने हासिल कर ली, ठीक है। अभी इस वाली कंडीशन को बाद में उठाएंगे, ठीक है। ये इसकी दोनों कंडीशन हासिल हो गई। अब वो बिल क्या होगा? अब वो बिल राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा को भी उसको आर्टिकल 368 यानी कि इस वाली कंडीशन के अनुसार दोनों टाइप के बहुमत से पास करवाना पड़ेगा। यहां पर भी हो गया। अब फिर 50%, इंडिया के 50% स्टेट्स के अप्रूवल का वेट किया जाएगा, ठीक है। अगर यह भी मिल गया, उसके बाद फिर उसे किसके पास भेजा जाएगा? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के पास एक ही ऑप्शन होता है किसी भी संविधान संशोधन बिल को लेकर कि वो उसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? हां कर सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो वो संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा।
और अगर मैं कुछ ऐसा अमेंडमेंट करना चाह रहा था जिसके अंदर राज्यों पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, तो फिर मैं इस तरीके को यूज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये वाला तरीका यूज करूंगा। दो प्रकार के बहुमत मुझे इसमें हासिल करने हैं, राज्यसभा को भी दो प्रकार के बहुमत हासिल करने हैं, और फिर हमको स्टेट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, ये वाला स्टेप कट जाएगा, सीधे वो कहां पहुंच जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। अब बताइए यार, कितनी बार रिपीट कर दिया मैंने, है कि नहीं। अब चलो देखो, अब बड़ी सिंपल सी बात देखो, सिंपल सी बात क्या आई है, सिंपल सी बात देखना साहब, है ना। अब आपको बताया जाएगा संविधान में कितने प्रकार के संशोधन हो सकते हैं। यह क्या बताएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। या तो संविधान में आर्टिकल 368 के अनुसार संशोधन हो सकता है, या फिर संविधान में आर्टिकल 368 प्लस 50% राज्यों की अनुमति। यही दो तरीके हैं संविधान में संशोधन करने के, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको तीसरा तरीका भी बताऊंगा। अब वो तीसरा तरीका दोस्तों क्या है, ये देखिए, ये देखिए, ये है संविधान में संशोधन करने के तरीके दोस्तों। ये है संविधान में संशोधन करने के तरीके। एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी, किसके अनुसार, आर्टिकल 368 के अनुसार। इतनी बात हम सभी को समझ में आ गई। और फिर होता है स्पेशल मेजॉरिटी और रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन मतलब सहमति, यानी कि अप्रूवल। कितने राज्यों का अप्रूवल, आधे राज्यों का अप्रूवल। और ये आधे राज्यों का जो अप्रूवल चाहिए, ये राज्य अपने अपने विधानसभाओं में सिंपल मेजॉरिटी के साथ बहुमत जो है हासिल करके लाएंगे। इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। पर ये जो तीसरी कंडीशन है दोस्तों संविधान में संशोधन करने की, वो क्या तरीका है, वो है सिंपल मेजॉरिटी। और अगर आपको दोस्तों याद हो सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, तो सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। याद आया कि मौजूद सदस्यों और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से ज्यादा, 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। यह तीसरा तरीका है संविधान में संशोधन करने का, और यह सबसे सिंपल तरीका है संविधान में संशोधन करने का। यह भी मैं लिख देता हूं, यह सबसे सिंपल तरीका है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का। यह सबसे सिंपल तरीका है, यह सबसे सिंपल तरीका है कॉन्स्टिट्यूशन में, यह सबसे सिंपल तरीका है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का। यह सबसे सिंपल तरीका है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का, ठीक है। और दोस्तों ये जो अमेंडमेंट का तरीका है ना, ये अक्सर छोटे मोटे केसेस में ये ज्यादातर छोटे मोटे अमेंडमेंट्स में यूज होता है। ये ज्यादातर छोटे मोटे संशोधन जो होते हैं ना, उसमें यूज होता है। समझ में आई बात, समझ में आई दोस्तों बात, ठीक है। एक चीज और जान लो इसके बारे में, एक चीज और जान लो इसके बारे में। इस तरह का अमेंडमेंट आर्टिकल 368 की परिभाषा के तहत नहीं आता। इस तरह का अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आता, क्योंकि आर्टिकल 368 ऐसे अमेंडमेंट की बात करता ही नहीं है। आर्टिकल 368 या तो इसकी बात करेगा या इसकी बात करेगा। ये बहुत सिंपल तरीका है संशोधन करने का, इसीलिए इस तरह से अगर कोई भी अमेंडमेंट हो रहा है तो वो आर्टिकल 368 की परिभाषा में नहीं आएगा। समझ में आई। तो अगर एक क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई संविधान में कितने तरीके से अमेंडमेंट कर सकता है भाई तू, तो बोले सर 3 तरीके से मैं अमेंडमेंट कर सकता हूं। एक सिंपल वाला, दूसरा आर्टिकल 368 और तीसरा 368 प्लस आधे राज्यों की अनुमति, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुझसे पूछूं कि भाई आर्टिकल 368 के अनुसार तू कितने टाइप की अमेंडमेंट कर सकता है, तो आप बोलोगे साहब सर मैं 2 टाइप का अमेंडमेंट कर सकता हूं आर्टिकल 368 के अनुसार। फिर मैं कहूंगा कि भाई जो तूने एक सिंपल मेजॉरिटी वाला तरीका छोड़ दिया है, क्या वो 368 के दायरे में आता है? बोले नहीं साहब, वो तो छोटा मोटा टाइप के अमेंडमेंट करने के लिए होता है, वो आर्टिकल 368 के दायरे में नहीं आता है। अच्छा, फिर मैं तुझसे पूछूंगा भाई ये बता कि संसद को
अमेंडमेंट करने की जो शक्ति है वो कहां से प्राप्त होती है? बोले आर्टिकल 368 से प्राप्त होती है। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब मैं सबसे पहले आपको बस ये बताऊंगा, क्योंकि तरीके तो आप जानते ही हो, किस तरीके से, किस टाइप से मैंने प्रोसेस आपको बताई दी है कि किस तरीके में कौन सा तरीका, मतलब कौन सा प्रोसेस यूज होगा। अब बस आपको इतना जानना है कि अगर मुझे सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से, साधारण बहुमत के माध्यम से मुझे अगर कोई अमेंडमेंट कर देना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब तो फिर मैं उस तरीके को कहां कहां यूज कर सकता हूं। तो ये देखो, अगर आपको कोई नया राज्य बनाना है, कल को इंडिया में कोई नया स्टेट बनाना है, या फिर आपको जो स्टेट ऑलरेडी इंडिया में मौजूद हैं उनकी बाउंड्री वगैरह में आपको कोई चेंज करना है, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है। किसी भी स्टेट में विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जैसे यूपी के पास विधान परिषद है, कल को हम उस विधान परिषद को हटाना चाहें, ठीक है, तो मैं पहला वाला तरीका यूज करूंगा अमेंडमेंट करने का। या फिर मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, और कल को मुझे उसमें बनानी है एमपी के अंदर, तो मैं अमेंडमेंट करने के 3 तरीकों में से पहला वाला तरीका यूज कर लूंगा। समझ में आ रही है बात? ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये छोटी मोटी चीजें हैं। प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, लोकसभा के स्पीकर की और जजेस की सैलरी वगैरह बढ़ानी है, चेंज करना है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वाला तरीका यूज करो। सांसदों की सैलरी बढ़ानी है या बदलनी है, संसद के अंदर जो नियमों का प्रयोग होता है उनको बदलना है, तो भाई पहला वाला तरीका यूज करो। संसद के अंदर अंग्रेजी भाषा का यूज करना है, पहला वाला तरीका यूज कर दो, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, आप इनकी रीडिंग कर सकते हो। मैं स्क्रीन जैसे आगे घुमा रहा हूं ना, ऐसे टप से पॉज करो और आप इसकी रीडिंग कर सकते हो, ठीक है। इसमें दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में, ये प्रीलिम्स में बहुत प्रश्न बनता है, अगर मुझे 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, मैंने इन दोनों अनुसूचियों के बारे में बहुत गहराई में पढ़ाया था जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा का लेक्चर नंबर 2 पढ़ा रहा था, वहां पर जाके आप देख लेना, ठीक है। अगर मुझे इन दोनों के अंदर कोई बदलाव करना है तो मैं सिंपल क्या यूज करूंगा? अमेंडमेंट करने का तरीका नंबर 1 का मैं यूज कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देख लीजिएगा, परिसीमन आयोग है और इलेक्शन के प्रोसेस में कोई चेंज करना है, पार्लियामेंट में जो इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, या जो सीएम वाले इलेक्शन होते हैं उसमें कोई चेंज करना है, नागरिकता से संबंधित मुझे कोई चेंज करना है, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित मुझे कोई चेंज करना है, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से संबंधित मुझे कोई चेंज करना है, ठीक है ना। तो यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ सकता है, ये 2 बहुत ज्यादा बहुमूल्य हैं। उसके बाद तुम आर्टिकल 368 कहां यूज करोगे? क्या बोला? आर्टिकल 368, इसमें आगे प्लस 50% वाला नहीं, जो सिंपल आर्टिकल 368 होता है जिसके अंदर आपको 2 कंडीशन पूरी करनी पड़ती हैं, ठीक है। इसका यूज कहां करोगे आप? सुन लो, इसके बस 3 ही चीजें हैं। तुमको फंडामेंटल राइट में कोई चेंज करना है, सिंपल किसका यूज करो? आर्टिकल 368 वाले तरीके का। तुमको डीपीएसपी में कोई चेंज करना है, डीपीएसपी में कोई चेंज करना है, सिंपल किसका यूज करो? आर्टिकल 368 वाले तरीके का, ठीक है। उसके बाद हर वो चीज जो फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी में नहीं आएगी, वहां पर भी आपको किसका यूज करना है? आर्टिकल 368 का। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो ध्यान सुनो। थर्ड कैटेगरी मतलब ये वाली, जो भी काम यहां कवर नहीं होंगे, और फर्स्ट कैटेगरी मतलब ये वाली, जो भी काम फर्स्ट कैटेगरी में कवर नहीं होंगे, और जो भी काम थर्ड कैटेगरी में कवर नहीं होंगे, तो ऐसे सारे काम आप किस माध्यम से करोगे उनमें अमेंडमेंट? आर्टिकल 368। तो वही तो कह रहा है कि फर्स्ट कैटेगरी में जो कवर नहीं हुआ और थर्ड वाली कैटेगरी में जो कवर नहीं हुआ, वो सब कुछ आप किसके माध्यम से अमेंडमेंट करोगे? आर्टिकल 368 में जो प्रोसीजर लिखा है उसके हिसाब से हम अमेंडमेंट करोगे। उसके बाद दोस्तों हम अगले पे चलते हैं, जो हमारी तीसरी कैटेगरी है। यहां पर मुझे आर्टिकल 368 के साथ साथ आधे राज्यों का अप्रूवल चाहिए, वो भी सिंपल मेजॉरिटी की तरीके से, ठीक है। अच्छा, इसका यूज मैं कहां करता हूं जरा देखेंगे। इसका यूज अपन कहां कहां करते हैं देखेंगे, लेकिन इसमें एक चीज समझ लो कि जो आधे स्टेट्स जो अपना अप्रूवल भेजेंगे उसके लिए कोई टाइम लिमिट सेट नहीं है कि 2 दिन में अप्रूवल भेजना है, 3 दिन में भेजना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है साहब। अच्छा, कहां कहां यूज करूंगा मैं इसका? मान के चलो
मान के चलो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि दोस्तों जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें विधायक भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और कल को मुझे राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ बदलाव करने हैं तो उससे विधायकों पर असर पड़ेगा कि नहीं? विधायक किसका हिस्सा है? स्टेट का। तो जिस भी तरीके से स्टेट पर असर पड़ गया, स्टेट पर असर पड़ गया, तो मतलब मुझे तीसरा तरीका यूज करना पड़ेगा, आर्टिकल 368 प्लस आधे राज्यों का अप्रूवल। तो राष्ट्रपति के चुनाव में बदलाव करने, स्टेट पर असर पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यूनियन लेवल पर और स्टेट लेवल पर, यानी कि केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, जो कार्यकारी निकाय होता है, मुझे उनकी शक्तियों में कोई बदलाव करना है। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? सेंट्रल लेवल पर पीएम और उनके मंत्री, और स्टेट लेवल पर सीएम और उनके मंत्री। अगर मुझे इनकी पावर में कोई बदलाव करना है तो स्टेट पर असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? तो तीसरा तरीका यूज होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित कोई बदलाव करना है तो हाई कोर्ट किसका पार्ट है? स्टेट का। तो तीसरी अमेंडमेंट की प्रोसेस यूज होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर्स का बंटवारा, यानी कि विधायी शक्तियों का बंटवारा। तो इसका सीधा सीधा असर किस पे पड़ेगा? विधानसभा और विधान परिषद, और ये दोनों किसका हिस्सा होता है? स्टेट का। तो स्टेट पर असर स्टेट पर अगर कोई भी प्रभाव पड़ रहा है तो मैं अमेंडमेंट करने का कौन सा तरीका यूज करूंगा? थर्ड वाला तरीका यूज करूंगा। और बताओ साहब, उसके बाद जीएसटी से संबंधित कोई भी चीज, जीएसटी का असर स्टेट पर पड़ता है कि नहीं पड़ता? स्टेट लेवल पे जीएसटी कलेक्ट होता है कि नहीं होता? तो इसलिए जीएसटी जब आया था तो हमने अमेंडमेंट करने का कौन सा तरीका यूज किया था? तीसरा वाला यूज किया था, ठीक है। उसके बाद सातवीं अनुसूची में लिखी कोई भी चीज, सातवीं अनुसूची में लिखी कोई भी चीज अगर मुझे उसमें बदलाव करना है तो मुझे तीसरा तरीका यूज करना पड़ेगा। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि अगर पांचवी और छठी अनुसूची में लिखी हुई चीज है, 5 शेड्यूल और 6 शेड्यूल में लिखी कोई भी चीज है, तो मुझे इसके लिए अमेंडमेंट का तरीका नंबर 1, यानी कि मात्र सिंपल मेजॉरिटी से मैं अमेंडमेंट कर सकता हूं, ठीक है। तो ये बहुत तगड़ा फैक्ट है, और ये भी तगड़ा फैक्ट है क्योंकि यहां पर अमेंडमेंट का तीसरा वाला तरीका दोस्तों यूज हो रहा है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, यानी कि संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी राज्य से संसद के अंदर कितने सांसद बैठेंगे। जैसे मध्य प्रदेश से कितने सांसद लोकसभा में जाके बैठेंगे या राज्यसभा में जाके बैठेंगे, या यूपी से कितने सांसद लोकसभा राज्यसभा में जाके बैठेंगे। तो उसमें अगर मुझे कोई बदलाव करना है तो स्टेट पर असर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो स्टेट पर असर आएगा। जैसे कल को कह दे कि मान के चलो कि कल को कह दे कि मध्य प्रदेश में से अब 5 सांसद कम चुने जाएंगे लोकसभा के लिए, तो मध्य प्रदेश पर असर आया कि नहीं आया बेटा? तो हमको अमेंडमेंट का कौन सा तरीका यूज करना पड़ेगा? थर्ड वाला, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे आर्टिकल 368 के अंदर ही कोई बदलाव करना है, क्या बोला कि मुझे आर्टिकल 368 को ही बदलना है, तो भी आपको अमेंडमेंट का तीसरा तरीका यूज करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? क्या बदलने की कोशिश कर रहे हो? आर्टिकल 368 बदलना चाह रहे हो, जो तुम्हें संविधान में अमेंडमेंट करने की पावर दे रहा है, तुम उसी आर्टिकल को बदलना चाह रहे हो। तो अगर तुम ऐसा करना चाह रहे हो तो यह बहुत बड़ा खेल है, राज्यों पर इसका असर पड़ेगा। इसीलिए आपको अगर आर्टिकल 368 में ही बदलाव करना है तो भी आपको अमेंडमेंट करने का तीसरा तरीका ही यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके साथ आपके तीनों तरीके जो है वो हो जाते हैं समाप्त। यहां से भर भर के आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। बढ़िया, मजा आया, पूरी जान झोंक के पढ़ाया, बार बार रिपीट किया। क्यों बार बार रिपीट किया? ताकि दिमाग में बार बार जाए, क्लैरिटी के साथ जाए, एक भी चीज ऐसी ना छूटे कि धुंधली रह गई। साहब, अगर मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूं या कोई भी सब्जेक्ट अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो उसमें कोई भी डाउट आपके दिमाग में रहने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे दिमाग में डाउट लेके पढ़ाई करना और कराना बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। तो वो फ्रस्ट्रेशन आप तक कभी नहीं पहुंचेगी, इस बात की संतुष्टि आप रखिएगा। इस लेक्चर के लिए दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू, जय हिंद।